17 साल का एक लड़का जो गुजरात के चोरवाड़ गांव से निकलकर एडेन जाता है काम की तलाश में, और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जो आगे चलकर इंडिया के बिजनेस वर्ल्ड का गेम ही चेंज कर देती है। ये कहानी है धीरू भाई अंबानी की। धीरू भाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ गांव में हुआ। उनके फादर एक स्कूल टीचर थे। बचपन से ही उन्होंने देखा कि घर में रिसोर्सेस लिमिटेड होती थी। इसी वजह से उनके अंदर पैसों की वैल्यू और मौका पहचानने की सोच जल्दी डेवलप हो गई। 1949 में सिर्फ 17 साल की एज में धीरू भाई काम की तलाश में यमन के सिटी एडन चले गए। वहाँ उन्होंने ABC एंड कंपनी में डिस्पैच क्लर्क का काम किया। कुछ साल बाद धीरू भाई को पोर्ट के ऑयल फिलिंग स्टेशन का इंचार्ज मिल गया, और उस एक्सपीरियंस ने उनके दिमाग में एक क्लियर गोल सेट कर दिया कि एक दिन अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके उसे बड़ा बनाना है। 1958 में धीरू भाई एडन से इंडिया वापस आए और मुंबई में उन्होंने अपना पहला वेंचर स्टार्ट किया, रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। ये एक ट्रेडिंग बिजनेस था जहां वो स्पाइसेस और पॉलिएस्टर यार्न जैसे आइटम्स में ट्रेड करते थे। 1960s में धीरू भाई ने समझा कि सिर्फ ट्रेडिंग से लॉन्ग टर्म ग्रोथ मुश्किल होगी, इसीलिए उन्होंने टेक्सटाइल्स पर फोकस बढ़ाया और 1966 में गुजरात के नरोदा में उन्होंने सिंथेटिक फैब्रिक मिल की फाउंडेशन रखी। मतलब रिलायंस अब सिर्फ ट्रेडिंग तक लिमिटेड नहीं रहने वाली थी, अब वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी कदम बढ़ा रही थी ताकि प्रोडक्शन और क्वालिटी पर ज्यादा कंट्रोल हो पाए। 1975 के अराउंड रिलायंस ने टेक्सटाइल्स में एक्सपेंशन किया और विमल ब्रांड की नींव रखी। मतलब धीरू भाई ने सिर्फ फैक्ट्री नहीं बनाई, उन्होंने एक मास मार्केट ब्रांड बिल्ड किया जो इंडियन मिडिल क्लास को डायरेक्टली कनेक्ट करता था। फिर आया उनका सबसे बड़ा स्टेप, रिलायंस का IPO। 1977 में रिलायंस के शेयर्स पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए ताकि पब्लिक इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसे लगा सकें। उस समय शेयर मार्केट में ज्यादातर सिर्फ बड़े और अमीर लोग ही इन्वेस्ट किया करते थे, मिडिल क्लास जनरली दूर ही रहते थे। धीरू भाई ने बैंक से लोन लेने के बजाय पब्लिक इन्वेस्टर्स पर भरोसा किया। उन्होंने मिडिल क्लास को समझाया कि शेयर लेना मतलब कंपनी का हिस्सा बनना है, और यही वजह थी कि रिलायंस का IPO एक बड़ा सक्सेस बन गया। IPO लगभग 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ, मतलब जितने शेयर्स अवेलेबल थे उससे 7 गुना ज्यादा डिमांड आ गई। IPO के बाद रिलायंस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। हजारों शेयर होल्डर्स रिलायंस के AGMs में हिस्सा लेते थे। कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स दिखा रही थी, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे थे, और इसी वजह से रिलायंस के स्टॉक्स पर सबकी नजर थी। लेकिन कुछ लोगों को ये ग्रोथ बर्दाश्त नहीं था। 80s के शुरुआत में स्टॉक मार्केट के कुछ बड़े ब्रोकर्स और राइवल बिजनेस ग्रुप्स ने रिलायंस के शेयर्स को टारगेट करना शुरू किया। इन लोगों का मानना था कि रिलायंस का शेयर प्राइस एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा ऊपर है और इसे गिराया जा सकता है। इन्हीं ग्रुप्स को बाद में लोग बियर कार्टेल के नाम से जानने लगे। इन लोगों का तरीका सिंपल था, वो पहले रिलायंस के शेयर्स उधार पर लेते और उन्हें उसी वक्त मार्केट में बेच देते। शेयर्स बेचने से उनके पास कैश आ जाता। उनका बेट ये होता था कि थोड़े टाइम बाद शेयर का प्राइस नीचे आ जाएगा। जब प्राइस नीचे आ जाता तब वो वही शेयर्स कम दाम पर वापस खरीद लेते और जिनसे उधार लिया था उन्हें वापस कर देते। पहले ज्यादा दाम पर बेचना और बाद में कम दाम पर खरीदना, इनके बीच का डिफरेंस ही उनका प्रॉफिट होता था। इस पूरे प्रोसेस को स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। प्रॉफिट तभी होता है जब शेयर प्राइस गिरता है। इसीलिए ये लोग एग्रेसिव सेलिंग करके मार्केट में पैनिक क्रिएट करना चाहते थे ताकि रिलायंस के शेयर्स और नीचे आ जाएं। यहीं पर धीरू भाई अंबानी ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया। उन्होंने मार्केट के डर में आकर पीछे हटने के बजाय सिचुएशन को समझा। उन्हें पता था कि रिलायंस का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है और कंपनी रियल ग्रोथ दिखा रही है। इसी भरोसे के साथ उन्होंने अपने नेटवर्क के थ्रू मार्केट से रिलायंस के शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए ताकि शेयर प्राइस पर प्रेशर ना बन पाए। जब बेयर कार्टेल को समझ आ गया कि शेयर प्राइस उतना नीचे नहीं जा रहा, तब उन्हें मजबूरी में वही शेयर्स वापस खरीदने पड़े, वरना उनका लॉस और बढ़ता। जैसे ही उनकी डिमांड वापस आई, रिलायंस का शेयर प्राइस रिकवर होने लगा। इस मोमेंट पर धीरू भाई ने मार्केट को यह सिग्नल दे दिया कि कंपनी का फ्यूचर सेफ है। इस पूरे फेज के दौरान धीरू भाई अंबानी पर सीरियस एलिगेशंस भी लगे। मीडिया के कुछ सेक्शंस ने उन पर मार्केट को इन्फ्लुएंस करने और पॉलिटिकल कनेक्शंस का फायदा उठाकर पॉलिसीज अपने फेवर में करवाने जैसे आरोप लगाए। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी उनके बिजनेस प्रैक्टिसेस पर सवाल उठे। ये उनकी जर्नी का सबसे कंट्रोवर्शियल फेज था। इसी फेज के दौरान 1986 में धीरू भाई को एक सीरियस स्ट्रोक आया। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पर्सनल सेटबैक था। स्ट्रोक के बाद उनका राइट साइड पार्शियली पैरालाइज्ड हो गया और उनकी फिजिकल वर्किंग कैपेसिटी काफी हद तक लिमिट हो गई। ये सिर्फ हेल्थ का इश्यू नहीं था, बल्कि एक लीडर के लिए इमोशनल और मेंटल चैलेंज भी था। इस फेज में उनके बेटे मुकेश और अनिल का रोल ऑपरेशंस और एग्जीक्यूशन में ज्यादा बढ़ने लगा। धीरू भाई उन्हें क्लोजली गाइड करते रहे। इस फेज के बाद धीरू भाई ने रिलायंस के लिए एक और बोल्ड और रिस्की डायरेक्शन पुश की, जिसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहा जाता है। उनका मानना था कि अगर रिलायंस को फ्यूचर में स्टेबल और पावरफुल बनाना है तो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं होगा। रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट
तक पूरी सप्लाई चेन पर कंट्रोल होना चाहिए। इसी सोच के साथ रिलायंस ने पॉलिएस्टर और पेट्रोकेमिकल्स की तरफ मूव किया, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रॉ मटेरियल का कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 1991 और 1992 के बीच हजीरा में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हुआ। ये एक हेवी इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट था, जिसमें पैसा भी बहुत लगता है और रिस्क भी होता है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन रिलायंस ने ये स्टेप इसीलिए लिया ताकि कंपनी सिर्फ एंड प्रोडक्ट पर डिपेंड ना रहे और सप्लाई चेन पर ज्यादा कंट्रोल बना सके। पेट्रोकेमिकल्स के बाद रिलायंस का नेक्स्ट मूव और भी बड़ा होने वाला था। धीरू भाई अब पूरी एनर्जी चेन को वर्ल्ड स्केल पर ले जा रहे थे। इसी रोड मैप का सबसे बड़ा स्टेप था जामनगर रिफाइनरी, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी था और रिलायंस का उस टाइम का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी। जामनगर रिफाइनरी आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, लेकिन इसे बनाने के दौरान रिलायंस को कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। कंस्ट्रक्शन के बीच साइक्लोन आया, साइट को डैमेज हुआ और हैवी इक्विपमेंट दुनिया के अलग अलग पार्ट्स से लानी पड़ी। लेकिन फिर भी रिफाइनरी कंप्लीट हुई और इस प्रोजेक्ट के कारण रिलायंस ने ग्लोबल लेवल पर एक बेंचमार्क सेट कर दिया। इसी दौरान धीरू भाई का विजन सिर्फ एनर्जी तक लिमिटेड नहीं था। 90s के अर्ली फेज में उन्होंने समझ लिया था कि इंडिया में आगे चलकर फ्यूचर कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी। इसी सोच के साथ रिलायंस ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री का प्लान बनाना शुरू किया। उनका विजन था कि फोन कॉल्स आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हों और कम्युनिकेशन मास लेवल पर हो। ये विजन उनके लाइफ टाइम में पूरा नहीं हो पाया, लेकिन बाद में उनके बड़े बेटे मुकेश ने अपनी लीडरशिप में जियो के थ्रू इसी विजन को रियलिटी में बदला, जहां लो कॉस्ट डेटा और मास कनेक्टिविटी ने इंडिया का डिजिटल लैंडस्केप बदल दिया। 90s के एंड तक रिलायंस का स्केल बहुत बड़ा हो चुका था और कंपनी एक के बाद एक लार्ज प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रही थी। इसी फेज में धीरू भाई की हेल्थ उतनी स्टेबल नहीं रहती थी, इसीलिए डे टू डे ऑपरेशंस में मुकेश और अनिल का रोल नेचुरली ज्यादा बढ़ता गया। धीरू भाई यूजुअली बड़े डिसीजंस में गाइडेंस देते थे। फिर 24 जुलाई 2002 का वो दिन आया जब धीरू भाई को दूसरा स्ट्रोक आया। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि सिचुएशन क्रिटिकल है और फिर ठीक 12 दिन बाद 6 जुलाई 2002 की रात धीरू भाई ने आखिरी सांसें ली। धीरू भाई ने हमें ये सिखाया कि लगातार मेहनत, हिम्मत और बड़ी सोच से छोटी शुरुआत भी एक दिन बड़ा एम्पायर का रूप ले सकती है।